गुड मॉर्निंग बच्चों हम लोग विज्ञान में रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पाठ पढ़ रहे थे। और पिछली कक्षा में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, कितने प्रकार के रासायनिक समीकरण होते हैं, यानी संतुलित और असंतुलित। आज हम लोग देखेंगे बच्चों कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है, यानी कि हम लोग रासायनिक समीकरण को क्यों संतुलित करते हैं और क्या इसकी आवश्यकता है और इसका महत्व क्या है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बच्चों देखिए कि द्रव्यमान के संरक्षण का एक नियम है। इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक समीकरण में ना तो द्रव्यमान उत्पन्न होता है और ना ही नष्ट होता है। इसका मतलब ये है बच्चों कि किसी भी रासायनिक समीकरण में अगर हम कोई भी रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं तो उसमें अभिकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी जितने अणु आपने अभिकारक में लिए हैं उतने ही अणु जो हैं जितनी द्रव्यमान आपने अभिकारक में लिए हैं उतना ही द्रव्यमान जो है उत्पाद में बनेगा। दोनों बराबर होंगे, कोई कम नहीं होगा और कोई ज़्यादा नहीं बनेगा। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों व उत्पादों में उपस्थिति तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि जो भी परमाणु बन रहे हैं उनकी संख्या कैसी होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए कंकाली या ढांचा समीकरण को संतुलित समीकरण करना आवश्यक है। यानी कि जो भी आपको समीकरण दिया है उसको संतुलित करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको सीखेंगे कि अगर आपके पास कोई रासायनिक समीकरण आपको एग्जाम में मिल जाता है और आपको वो असंतुलित है, आपको किस प्रकार उसको संतुलित करना है, तो ये हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप आप देखिएगा, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि हम निम्न असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। यानी कि हमारे पास एक यहाँ पे रासायनिक समीकरण है लेकिन ये असंतुलित है। देखिए Fe+H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, यानी यहाँ पे देखिए Fe की संख्या अभिकारक में कम है और उत्पाद में Fe की संख्या 3 है। तो यानी कि ये अभी असंतुलित रासायनिक समीकरण है। चलिए अब इसको संतुलित करते हैं। तो पहले चरण में हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए सबसे पहले प्रत्येक सूत्र के चारों ओर एक बॉक्स बना देंगे। क्या बना देंगे, एक डब्बा सा बना देंगे, बॉक्स बना देंगे। और समीकरण को संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करते हैं। जब भी आप नंबर का चेंज करेंगे या उसको संतुलित करेंगे तो कुछ भी आप डब्बे के अंदर यानी बॉक्स के अंदर कोई भी संख्या नहीं लिखेंगे। जितना भी लिखेंगे वो आप बॉक्स के बाहर लिखेंगे। तो ये तो पहला स्टेप हो गया आपका। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे कि असंतुलित समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या की सूची बना लेंगे। यानी अभिकारक में देखिए कि जो भाग ले रहे हैं रासायनिक अभिक्रिया में और उत्पादों में जो भाग ले रहे हैं उन सब का हम एक सूची बनाएंगे, उनके परमाणुओं की संख्या की सूची बनाएंगे। देखिए इस तरह बनाएंगे कि पहले तो आप तत्व लिखेंगे, कौन कौन से तत्व यहाँ पे बन रहे हैं या अभी जो हैं भाग ले रहे हैं। तो कौन कौन से तत्व हैं इसमें, एक तो Fe यानी आयरन, H यानी हाइड्रोजन और O यानी ऑक्सीजन। ठीक है, तो 3 तत्व यहाँ पे प्रतिभाग कर रहे हैं। अब देखिए कि जो अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या कितनी है। तो Fe में अभिकारक में Fe का जो परमाणुओं की संख्या अभिकारक में 1 है, हाइड्रोजन की 2 हैं और ऑक्सीजन की 1 है। और उत्पादों में जो परमाणुओं की संख्या है यानी RHS यानी राइट हैंड साइड, इसमें Fe की संख्या 3 है, H की 2 है और O की 4 है। देखिए ये बराबर नहीं है। हमें जो संतुलित कब होगा ये, जब LHS प्लस LHS इक्वल टू RHS, जब बाएं हाथ के अभिकारक और दाएं हाथ के उत्पाद में जो संख्या है परमाणुओं के बराबर होगी, तभी जो है जो रासायनिक समीकरण है वो संतुलित कहलाएगा। तीसरे चरण में हम लोग देखेंगे बच्चों, तीसरे स्टेप में कि सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को
पहले संतुलित करेंगे, यानी कि जो जिसके पास सबसे ज़्यादा परमाणु हैं। तो इसमें देखिए सबसे ज़्यादा परमाणु किसके पास है, Fe के पास है, चाहे वो अभिकारक हो या उत्पाद हो। यानी कि हमें ये नहीं देखना है कि अगर अभिकारक में ज़्यादा है तो केवल अभिकारक को लेंगे या उत्पाद में, या नहीं, आप उत्पाद और अभिकारक दोनों को आप देखेंगे। उसके बाद दोनों में से जिस तत्व का परमाणु संख्या ज़्यादा है उसको आप चूज़ करेंगे, ठीक है। उस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व का चयन करेंगे, ठीक है। इसके अनुसार हमें Fe3O4 मिलता है, यानी कि Fe3O4 के पास सबसे ज़्यादा परमाणुओं की संख्या है, जिसमें ऑक्सीजन तत्व का चयन करेंगे। और Fe3O4 में भी ऑक्सीजन हम लोग लेंगे, क्योंकि ऑक्सीजन के पास सबसे ज़्यादा परमाणु यानी कि 4 हैं। दाईं ओर ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, जबकि बाईं ओर केवल 1 है। केवल कितने हैं, 1 है, ठीक है। अतः अभिकारक H2O में 4 से गुणा करेंगे। अब हम किस संख्या से गुणा करेंगे कि दोनों में, यानी कि दाईं और बाईं ओर ऑक्सीजन की संख्या बराबर हो जाए। तो देखिए दाईं ओर आप, यानी कि राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की संख्या 4 है, तो 4 ऑक्सीजन लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अभिकारक में 4 से गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने 4 से गुणा कर दिया, लेकिन 4 कहाँ लिख रहे हैं, बॉक्स के बाहर लिख रहे हैं, ठीक। तो अतः हम अभिकारक H2O में 4 से गुणा कर देंगे। ये याद रखना आवश्यक है बच्चों कि परमाणुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम अभिक्रिया में शामिल तत्वों तथा यौगिकों के सूत्रों को नहीं बदल सकते हैं, यानी कि हम सूत्र नहीं बदलेंगे, केवल संख्या बदल रहे हैं, वो भी बॉक्स के बाहर। जैसे कि ऑक्सीजन परमाणु को संतुलित करने के लिए हम 4 गुणांक लगाकर 4 लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं लिख सकते हैं, या H2O ब्रैकेट के बाहर 4 नहीं लिखेंगे। आंशिक रूप से संतुलित जो समीकरण अब जब बनेगा, जब हम 4 से गुणा कर देंगे, तो इस प्रकार होगा कि Fe4H2O एरो Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। अब हम चौथे चरण में कैसे देखेंगे, क्या समझेंगे कि Fe तथा H परमाणु अब भी असंतुलित है, मतलब 4 से गुणा करने के बाद भी अभी जो है संतुलित नहीं है। अब देखेंगे हम लोग H परमाणु को बराबर करने के लिए दाईं ओर H अणु की संख्या को 4 से गुणा कर देंगे। देखिए यहाँ पे H कितना है हमारे पास, H यहाँ पे बाईं ओर है हमारे पास 4 गुणे 2 यानी 8 हैं। अब 8 करने के लिए हमें दाईं ओर क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि हम 4 लिख देंगे यहाँ पे दाईं ओर, ठीक। तब H दाईं ओर बाईं ओर H की संख्या बराबर हो जाएगी, और देखिए O की भी संख्या यहाँ पे बराबर हो रही है, ठीक। यानी कि हमारे पास 2 तत्वों की संख्याएं बराबर बराबर हमें मिल गई हैं। अब लास्ट में बचता है बच्चों Fe, ठीक है। 5वें चरण में क्या करेंगे कि जो असंतुलित तत्व Fe को संतुलित करने के लिए अभिकारक Fe में 3 से गुणा कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास दाईं ओर जो है Fe 3 है, तो अब बाईं ओर हमें Fe 3 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा कर देंगे, तभी बराबर आ जाएगी उसकी संख्या, ठीक। तो हमने 3 से Fe को गुणा कर दिया दाईं ओर, ठीक है बच्चों। तो हमने क्या किया, जो बाईं ओर था Fe उस पर हमने 3 से गुणा कर दिया। अब देखिए जो समीकरण हमारा जो बन रहा है कैसा बनेगा कि उपरोक्त समीकरण में दोनों ओर के तत्वों के परमाणुओं की संख्या अब बराबर हो जाती है, ठीक है। अतः ये समीकरण अब संतुलित है। अब बच्चों जब हमने इतना इसमें गुणा भाग लगा लिया है, तब जाकर के हमारा जो ये समीकरण हमें मिला था जो कि असंतुलित था, अब जो है ये संतुलित हो गया है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। यानी हिट एंड ट्रायल मतलब आपने तुक्के से यहाँ पे कोई भी संख्या का आप गुणा करेंगे और आप ये पता लगाएंगे कि दोनों ओर जो संख्याएं हैं तत्वों की वो बराबर हैं कि नहीं है। हिट एंड ट्रायल, ठीक है ना। आप केवल एक अंदाज़ा लगाएंगे कि आप अगर इस संख्या से
गुणा करेंगे तो हो सकता है ये बराबर हो जाए। तो इस विधि को, इस मेथड को बच्चों हिट एंड ट्रायल विधि या हिट एंड ट्रायल मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम सबसे छोटी पूर्णांक संख्या के गुणांक का उपयोग करके समीकरण को संतुलित करने का प्रयास करते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, छोटी संख्या का गुणा करेंगे, ठीक है, और फिर पता लगाएंगे कि क्या ये संतुलित हो रही है समीकरण या नहीं हो रही है। ठीक, अब 7वें स्टेप में क्या करेंगे, जब हमने संतुलित कर लिया है, अब हमें ये भी देखना है कि जो तत्व हमें मिले हैं ये किस अवस्था में हैं, यानी हमें भौतिक अवस्था का संकेत भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो उपर्युक्त संतुलित रासायनिक समीकरण के द्वारा अभिकारकों व उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं, यानी कि गैस है, द्रव्य है या ठोस है, इसका पता नहीं चल पाता है कि हम कौन सा जो तत्व है वो गैस की अवस्था में, कौन सा ठोस की और कौन सी द्रव्य की अवस्था में। अतः समीकरण को अधिक सूचनाप्रद बनाने के लिए अभिकारकों तथा एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था को भी दर्शाया जाता है कि, और बहुत अच्छे तरीके से ये मतलब दर्शाने के लिए जो हमारा जो संतुलित हुआ है समीकरण, उसको और अच्छे रूप से प्रेजेंट करने के लिए हम उसका भौतिक अवस्थाएं भी लिखते हैं। ठीक है, तभी हम पता लगा लेंगे कि जो भी आपने जो तत्व आपने लिखे हैं वो किस अवस्था में है, ठोस, द्रव्य या गैस अवस्था में है। तो अभिकारकों व उत्पादों के गैस, द्रव्य, जलीय तथा ठोस अवस्थाओं को क्रमशः GLAQ तथा S से दर्शाया जाता है। यानी कि G कब लिखेंगे, जब जो तत्व है वो गैस की अवस्था में है, L तब लिखेंगे जब ये द्रव्य की अवस्था में यानी लिक्विड की अवस्था में है, और AQ यानी कि जलीय यानी एक्वस अवस्था में है, और S तब लिखेंगे जब ये ठोस अवस्था में यानी सॉलिड अवस्था में है। ठीक है, तो अभिकारक या उत्पाद जब जल में घोल के रूप में उपस्थित होते हैं तो हम इसे एक्वस लिखते हैं। किस रूप में होंगे, जब ये घोल के रूप में होंगे यानी मिले हुए होंगे जल में, तो हम इसको एक्वस या AQ लिखते हैं। अब संतुलित समीकरण निम्न प्रकार का हो जाएगा। पहले तो हमने नंबर से संतुलित किया, उसके बाद अब हम भौतिक अवस्थाओं के संकेत से समीकरण बनाएंगे। तो 3FeS यानी किस फॉर्म में है, किस रूप में, ये सॉलिड रूप में है। 4H2O यानी गैस के रूप में है। Fe3O4 यानी सॉलिड के रूप में है, और 4H2 यानी गैस के रूप में है। कभी कभी अभिक्रिया के दौरान मुक्त होने वाली गैस को प्रतीक यानी कि ऊपर की एरो जब बनता है, प्रतीक द्वारा भी निरूपित किया जाता है। इसी प्रकार अवक्षेप बनने की स्थिति में अभिक्रिया के समीकरण में प्रतीक एरो नीचे की ओर बने, यानी कि अवक्षेप यानी कि कोई भी जो आपको प्रोडक्ट मिल रहा है या उत्पाद मिल रहा है वो अवक्षेप के रूप में यानी कि प्रेसिपिटेट के रूप में है। वो कैसा होता है, वो जम जाता है यानी नीचे बैठ जाता है। तो जब नीचे बैठने की जो स्थिति है उसको हम किससे दर्शाएंगे, नीचे एरो की ओर में। ठीक है, और जब गैस की स्थिति को दर्शाएंगे तो ऊपर की एरो, यानी गैस ऊपर जाती है इसलिए एरो भी हम ऊपर की ओर दर्शाएंगे। ठीक है, अवक्षेप के लिए संकेताक्षर यानी PPT का भी प्रयोग किया जा सकता है। या तो आप एरो को नीचे दिखाएं अवक्षेप के लिए, या आप लिख दें PPT यानी प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो आप इस जो अन्य जो और उदाहरण हैं वो इस प्रकार आप देखिए, जिसमें आप ये दर्शा सकते हैं मतलब गैसीय अवस्था है या प्रेसिपिटेट की अवस्था है। तो 2Na सॉलिड प्लस 2H2O लिक्विड एरो 2NaOH एक्वस प्लस H2 यानी गैस की अवस्था में है, या फिर आप इस तरह लिख सकते हैं H2 एरो ऊपर। ठीक, दूसरा उदाहरण है बच्चों कि CaOH का होल ट्वाइस एक्वस प्लस CO2 गैस एरो CaCO3 प्रेसिपिटेट है, या फिर आप इसकी जगह आप PPT भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस H2O यानी लिक्विड अवस्था में है। ठीक है, तो आप और भी ऐसे उदाहरण आप देखेंगे जिसमें आप विभिन्न संकेतों के द्वारा जो है समीकरण को आप दिखा सकते हैं। कभी कभी क्या होता है बच्चों कि अभिक्रिया की परिस्थिति जैसे कि ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। यानी कि क्या है कि जैसे कोई हमने ताप बढ़ा दिया, कोई समय कोई रिएक्शन हो रहा है, कोई अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, अगर हमने उसमें तापमान बढ़ा दे तो रिएक्शन और तेज़ हो जाएगा, यानी कि अभिक्रिया बहुत तेज़ हो जाएगी। तो तापमान को दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, एरो के रूप में एक
त्रिभुज के आकार का हम एक चिन्ह बना देते हैं, या फिर हम लिख देते हैं ऊपर उसका टेम्परेचर भी लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि CO गैस प्लस 2H2O गैस एरो 340 एटमॉस्फेयर, यानी कि दाब, ये हमने यहाँ पे एटमॉस्फेयर का ये जो है वो दाब यहाँ पे दिखाया कि हमने इतने प्रेशर का हमने यहाँ पे दाब लगाया है। CH3OH यानी लिक्विड, ठीक है। नेक्स्ट है उदाहरण, जैसे कि आपने जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो क्रिया होती है वो आप इस प्रकार दिखा सकते हैं कि 6CO2 एक्वस प्लस 6H2O लिक्विड एरो सूर्य की प्रकाश और क्लोरोफिल एरो C6H12O6, यानी ये क्या है, ग्लूकोज है, लेकिन किस रूप में ग्लूकोज है, एक्वस के रूप में ग्लूकोज है, प्लस 6O2 एक्वस, ठीक है। तो ये आप अलग अलग तरीके से आप दिखा सकते हैं किस तरीके से आप जो आपकी जो समीकरण दिया है उसको आप संतुलित कर सकते हैं, और उसको आप विभिन्न संकेतों के द्वारा भी इसको दिखा सकते हैं, ठीक है। अब देखेंगे बच्चों कि ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। क्यों, कुछ अभिक्रिया में क्या होता है कि जो हीट है वो निकलती है, यानी ऊष्मा निकलती है, और कुछ ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा जो है वो ली जाती है, ठीक। तो ये दो तरीके के होते हैं जो अभिक्रिया हैं। जैसे ऊष्माक्षेपी देख लेते हैं, तो ऊष्माक्षेपी को बच्चों हम लोग अंग्रेजी में एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। तो ये होती क्या है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, यानी उत्पाद तो बन रहा है साथ में ऊष्मा भी निकल रही है, तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, यानी एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, एक्सो का क्या होता है अर्थ, बाहर, और थर्मिक मतलब हीट यानी गर्मी, ठीक है। तो जिस अभिक्रिया में जब जो तापमान है या कहें कि ऊष्मा जो निकल रही है उसमें उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे सभी दहन अभिक्रियाएं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। दहन यानी कि जलना, किसी भी पदार्थ के जलने की अभिक्रिया को दहन कहते हैं। तो दहन किसकी उपस्थिति में होता है, आपको पता ही है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। तो चलिए एक उदाहरण देख लेते हैं कि मीथेन को हमने क्या किया, यानी CH4 को हमने ऑक्सीजन यानी कि दहन कराया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन कराया, हमें क्या मिला बच्चों, उत्पाद हमें मिला कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 प्लस 2H2O प्लस ऊष्मा, यानी हमें ऊष्मा देखिए बाहर निकल रही है। एक चीज़ का ध्यान रखें, जब ऊष्मा बाहर निकलेगी तो आप उत्पाद के साथ ऊष्मा को दर्शाएंगे, ठीक है। यानी जब भी ऊष्मा बाहर निकलेगी, यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है, यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन हो रहा है, यानी अभिक्रिया हो रही, तो उसमें आप ऊष्मा को कहाँ किस साइड लिखेंगे, RHS के साइड लिखेंगे, यानी राइट हैंड साइड लिखेंगे, यानी कि दाईं ओर लिखेंगे, यानी उत्पाद की ओर लिखेंगे, ठीक है। बहुत क्लियर रूप में इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है। नेक्स्ट उदाहरण देखिए कि श्वसन भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि श्वसन के दौरान हमारे शरीर की कोशिकाओं में ग्लूकोज ऑक्सीजन से संयोग करके ऊर्जा उत्पन्न होता है। देखिए जब आप सांस बाहर फेंकते हैं, ठीक, सांस बाहर फेंकते हैं तो साथ में गरम गरम हवा भी आपको निकलेगी। आप साधारण रूप में आप समझिए, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि ऊष्मा बाहर निकले, लेकिन अगर आप कोशिका के अंदर पहुंचते हैं श्वसन के लिए, तो उसमें जो ग्लूकोज है आपका C6H12O6, उसका जब दहन हो रहा है, यानी कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में इसका दहन हो रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, हमें जल मिलेगा यानी 2H2O मिलेगा, प्लस हमें ऊर्जा मिलेगी, यानी कि ऊर्जा यानी कि हमें क्या मिल रही है, ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, ऊर्जा बाहर निकल रही है। तो ऐसी कंडीशन में ये क्या हो जाता है, कैसी अभिक्रिया हो जाती है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो जाती है, ठीक है। अब आता है बच्चों ऊष्माशोषी अभिक्रिया, यानी एंडोथर्मिक। एंडो यानी कि जब जो ऊष्मा है वो ग्रहण की जाए, यानी कि ली जाए, ठीक है, अवशोषित की जाए।
जिन रासायनिक अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है, यानी कि वो ली जाती है, तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण है बच्चों, CaCO3 प्लस ऊष्मा, हमें क्या मिलेगा? CaO प्लस CO2। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान, कि जब ऊष्मा ली जा रही है, ठीक है, तो उसको एंडोथर्मिक रिएक्शन करें, और ये लिखा किसकी तरफ जाएगा? LH की तरफ लिखा जाएगा, यानी कि अभिकारक के साथ लिखा जाएगा, ठीक है, उत्पाद की तरफ नहीं लिखा जाएगा। नेक्स्ट उदाहरण है N2O2, N2 प्लस O2 प्लस ऊष्मा, हमें क्या मिलेगा? 2NO। तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं में ऊष्मा मुक्त होने पर ऊष्मा क्षेपी यानी प्लस चिन्ह का एवं ऊष्मा शोषी होने पर ऊष्मा माइनस चिन्ह का उपयोग किया जाता है। लेकिन अगर आप देखें, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में आप ऊष्मा को LHS की साइड लिखेंगे, यानी कि अभिकारक की तरफ लिखेंगे। लेकिन अगर आप उत्पाद की तरफ लिख रहे हैं तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यानी कि घटाव का चिन्ह लगाएंगे, ठीक है। तो ऐसी अभिक्रिया को जिसमें घटाव का चिन्ह लगा हुआ है तो वो हो जाता है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, और जिसमें प्लस का चिन्ह लगा होता है, यानी कि धन का चिन्ह लगा होता है, तो ऐसी अभिक्रिया को बच्चों क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए अलग अलग उदाहरण हैं। C यानी सॉलिड प्लस O2 यानी गैस, हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला, प्लस हमें कितनी एनर्जी निकली हमारी, यानी कि 393.5 किलो जूल ऊष्मा निकली। यानी ये कैसी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई। लेकिन जो चिन्ह यहाँ पे लगा हुआ वो प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, देखिए, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण है N2 यानी गैस प्लस O2 यानी गैस, क्या मिला? NO। और हमें देखिए यहाँ पे जो हम ऊष्मा दिखा रहे हैं वो हम माइनस के चिन्ह में दिखा नहीं, माइनस 180 किलो जूल की हमें ऊष्मा ली जा रही है, यानी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है ये, ठीक है। तो इस प्रकार आपने समझा कि ऊष्मा शोषी अब आता है बच्चों उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं, यानी रिवर्सिबल रिएक्शन। अभी आपने अब तक जो पढ़ा वो फॉरवर्ड रिएक्शन था, यानी कि एक तरफ बढ़ रहा था, जो है हमेशा जो अभिक्रिया चलेगी वो अभिकारक से उत्पाद की ओर होगी। लेकिन कुछ ऐसी अभिक्रियाएं होती हैं जो दोनों डायरेक्शन में होती, दोनों दिशाओं में होती, यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी, यानी कि आगे भी बढ़ेंगी और पीछे भी हटेंगी, ठीक है। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं दोनों दिशाओं यानी अग्र एवं पश्चिम में होती हैं। इनमें अभिकारक उत्पाद में अग्र दिशा में परिवर्तित होता है, यानी कि जो अभिकारक है जब उत्पाद बनेगा तो आगे की ओर दिशा दिखाई जाएगी, और जब उत्पाद से अभिकारकों में परिवर्तन होगा तो ये पश्चिम दिशा में हमें दिखाया जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे N2 प्लस 3H2 हमें क्या मिल रहा है? अमोनिया, क्या मिल रहा है? NH3। तो ये अग्र दिशा की अभिक्रिया है। लेकिन NH3 से हमें जब मिलेगा N2 प्लस 3H2 तो ये पीछे की ओर दिशा यानी कि पश्चिम दिशा में अभिक्रिया हो रही है। लेकिन हमें अगर इन दोनों अभिक्रियाओं को एक ही अभिक्रिया द्वारा दर्शाना है तो हमें उत्क्रमणीय अभिक्रिया की तरह दिखाना होगा। इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तथा तीर के स्थान पर हम किस तरीके का चिन्ह लगाएंगे? आधा आगे की ओर, आधा पीछे की ओर चिन्ह लगाकर व्यक्त करेंगे। जैसे ऊपर जो हमने अलग अलग जो अभिक्रियाएं दिखा रखी हैं उसको हम लोग अगर एक एक करके दिखाएंगे तो ऐसे दिखाएंगे। N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल का साइन लगाएंगे, यानी कि उत्क्रमणीय का साइन चिन्ह लगाएंगे। उसके बाद हम लिखेंगे उत्पाद यानी कि 2NH3। तो इस तरीके से आप उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं दिखा सकते हैं और ये बता सकते हैं कि होती क्या है ये। अब देखेंगे बच्चों की रासायनिक समीकरण की विशेषताएं क्या हैं, यानी कैसे आप पता लगाएंगे कि रासायनिक समीक्रियाएं हैं। तो रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों, अभिकारकों व उत्पादों के बारे में जानकारी देते हैं। यानी कि अगर हम किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा दर्शा रहे हैं तो हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है कि कौन कौन से जो तत्व हैं इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है कि रासायनिक समीकरण में रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे सभी पदार्थों के प्रतीक व सूत्रों के बारे में हमें पता चल जाता है। जैसे जैसे अगर हम Mg+O के साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमें देखिए प्रतीक भी पता चल जा रहा है, यानी कि मैग्नीशियम को हम Mg से दिखा रहे हैं और ऑक्सीजन को O से दिखा रहे हैं, तो हमें विभिन्न तत्वों के प्रतीकों के बारे में पता चलता है, उनके चिन्हों के बारे में पता चलता है, उनके सूत्रों के बारे में हमें जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट बच्चों, रासायनिक समीकरण में हमें रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे अभिकारकों व तत्वों के परमाणुओं एवं अणुओं की संख्या के बारे में भी पता चल जाता है। जब हम किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो हम ये पता लगा सकते हैं कि इसमें कितनी संख्या के परमाणु जो हैं प्रतिभाग कर रहे हैं अभिक्रिया में। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि रासायनिक समीकरण में उपर्युक्त अभिकारकों तथा बनने वाले उत्पादों के द्रव्यमान की भी हमें सूचना मिल जाती है, यानी कि सूचना दे देते कि कितने द्रव्यमान जो हैं वो उत्पाद के, कितने अभिकारक के हैं। ठीक, अब देखिए रासायनिक समीकरण हमें अभिक्रिया में भाग ले रहे पदार्थों के ग्राम परमाणु एवं ग्राम मोलों की संख्या भी हमें बता देती है, यानी कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो हमें उसमें ये पता लग जाता है कि उसमें कितने ग्राम मोल जो हैं परमाणु जो हैं परमाणु जो हैं वो भाग ले रहे हैं और कितने ग्राम मोल की संख्या जो है हमें इसमें प्रतिभाग कर रही है। तो रासायनिक नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि रासायनिक समीकरण के पदार्थों की हमें भौतिक अवस्था की भी जानकारी मिल जाती है कि अभिकारक की भौतिक अवस्था क्या है, उत्पाद की भौतिक अवस्था क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों कि रासायनिक समीकरण से अभिक्रिया संपन्न होने के लिए आवश्यक ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि की जानकारी मिलती है, यानी कि जब भी हम रासायनिक समीकरण लिखेंगे तो उसमें जब रासायनिक समीकरण संपन्न हो जाता है तो हम ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कितना तापमान प्रयोग होगा, कितना दाब उसमें है और कितना उत्प्रेरक, इसमें कौन सा उत्प्रेरक जो है इसमें प्रतिभाग कर रहा है। नेक्स्ट 8वां पॉइंट है बच्चों कि रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या उत्क्रमणीय होने का पता लगता है। तो रासायनिक समीकरण से रासायनिक अभिक्रिया का ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी या उत्क्रमणीय, यानी कि हम ये पता लगा लेंगे कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया यानी कि ऊष्मा निकल रही है या ऊष्मा अवशोषित हो रही है या दोनों ओर अभिक्रिया होने यानी कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अगर समीकरण लिख रहा है तो आप उससे विभिन्न प्रकार की आप जानकारियाँ ले सकते हैं किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की। ठीक, अब देखेंगे बच्चों कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं क्या हैं। हमने रासायनिक समीकरण बना तो लिया, हमें ये पता चल गया कि इससे हमें क्या क्या जानकारियाँ मिल सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सीमाएं हैं जो रासायनिक समीकरणों की हैं, जो कि इस प्रकार हैं बच्चों कि पहला है सीमा कि रासायनिक समीकरण हमें किसी रासायनिक अभिक्रिया के घटित होने के बारे में कोई सूचना नहीं देता है, यानी कि घटना हो भी रही है रासायनिक अभिक्रिया की या नहीं हो रही है ये हमें नहीं बताता है। अर्थात समीकरण में ये ज्ञात नहीं हो पाता है कि वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया हो भी रही है या नहीं हो रही है। सेकेंड पॉइंट है बच्चों कि अभिकारकों तथा उत्पादों की सांद्रता स्पष्ट नहीं होती, यानी अस्पष्ट रहती। कितने सांद्रता से यानी कितनी कंसंट्रेशन से वो प्रतिभाग कर रहे हैं या अभिकारक प्रतिभाग कर रहे हैं या उत्पाद बन रहा है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा कि रासायनिक समीकरण से हम अभिक्रिया के दर के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सकते, यानी कितनी तेज़ी से ये रिएक्शन हो रहा है या कितनी धीमी गति से रिएक्शन हो रहा है ये हम नहीं पता लगा सकते हैं जब रासायनिक समीकरण लिख रहे हैं। इसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि रासायनिक समीकरण से ज्ञात नहीं हो पाता है कि अभिक्रिया मंद हो रही है या मध्यम हो रही है या फिर तीव्र गति से हो रही है। ठीक, चौथा पॉइंट है बच्चों कि अभिक्रिया पर दाब, ताप या उत्प्रेरक का प्रभाव ज्ञात नहीं होता। जब हम कितना टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, कितना उसका जो है प्रभाव पड़ रहा है अभिक्रिया में, ये हम नहीं पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ आपने देखा कि रासायनिक समीकरणों की सीमाएं भी होती हैं अगर उसमें उसकी विशेषताएं हैं। ठीक, अब एक क्वेश्चन आता है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वायु में जलने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। यानी कि जब हमने आपको चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने आपको एक रिएक्शन दिया था Mg+O। ठीक है, तो हमें क्या मिलता था, MgO। ठीक, तो इस तरीके से जब हम मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम किस रूप में था, रिबन के रूप में था। ठीक है, और हम इसको
साफ क्यों करते हैं? तो आंसर आप इस प्रकार लिखेंगे कि मैग्नीशियम रिबन मैग्नीशियम रिबन पर आर्द्र वायु के प्रभाव से मैग्नीशियम ऑक्साइड की सफ़ेद रंग की परत जमा हो जाती है। यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके ऊपर जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक सफ़ेद परत जम जाती है। ये परत मैग्नीशियम के जलने में बाधक होती है कि जब हम मैग्नीशियम को जलाएंगे तो वो नहीं जलती है। इसलिए मैग्नीशियम रिबन से मैग्नीशियम ऑक्साइड की पार्ट हटाने के लिए रेग मार्ग से साफ़ किया जाता है, ताकि मैग्नीशियम रिबन जो है ऑक्सीजन के संपर्क में आए और उसकी अभिक्रिया होने लगे। ठीक है। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप इसी तरीके से उत्तर लिखेंगे। तो बच्चों, आशा है आप इतना जो टॉपिक मैंने आज समझाया आपको वो समझ में आ गया होगा। आप ये सभी नोट्स जो हैं अपनी कॉपी में नोट करेंगे और ग्रुप में डालेंगे। ठीक है बच्चों, अगर किसी भी शब्द में या किसी टॉपिक में आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होती है तो आप बेझिझक होकर के पूछ सकते हैं। ठीक है। धन्यवाद बच्चों आज की कक्षा के लिए।